नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम मॉडल पेपर नंबर 24 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 23 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लीजिए। जैसा पीएनपी आपसे परीक्षा में प्रश्न पत्र पूछती है, ठीक वैसा ही प्रश्न पत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं। 18 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघुत्तरी और 7 क्वेश्चन आपके लघुत्तरी के होंगे। कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट में उत्तर बताइए। x का मान ज्ञात करना है और ये दे रखा है 30:120 समानुपात x/300। तो x का मान क्या आएगा नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप इससे रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी दे रखी है, मैथ्स थर्ड सेमेस्टर फुल कोर्स। चलिए अब यहाँ पर मॉडल पेपर की शुरुआत कर। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन शामिल किया गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। ये रहा 5:4। ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करो। देखो यहाँ पर लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो हम समानुपात लगाते हैं। और जैसे लंबाई पहले दे रखी तो यहाँ पर भी लंबाई पहले रख दें और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो इसको हम चाहे चौड़ाई लिख दें या फिर हम इसको x लिख दें, कुछ भी लिख दें, दोनों सही है। अब क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 5 गुणे चौड़ाई बराबर 15 गुणे 4। ये 5 उठ के उधर चला जाएगा। चौड़ाई 15 गुणे 4 बटे 5, 5 तियाँ 15। चौड़ाई आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ये आपकी निकल के आ गई चौड़ाई 12। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। तो आप इसको तो मुँह जवानी भी कर सकते हैं। मान के चलिए ये दिखा है 5:4। अब बोल रहे हैं कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब लंबाई की वैल्यू दे रखी है 15, ये रही, ठीक है। तो कितने गुणा किया गया तब ये 15 आया, 3 से गुणा गया, 5 तियाँ 15। तो इसमें भी 3 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -2/3 की पावर 5 का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर ये माइनस है, ठीक, जो आपका नंबर है वो माइनस में दे रखा है और इसकी पावर आपको देखनी है क्या है, 5 है। 5 इस नंबर को यानी पावर वाले नंबर को ये देखो कि ये सम है कि विषम है। ये 5 जो है वो विषम है, तो जो आपका इसका फाइनल आंसर आएगा वो भी विषम में आएगा। अगर पावर सम होती तो इसका जो फाइनल आंसर आता वो प्लस में आता, लेकिन अगर माइनस में संख्या दी है और पावर विषम है तो फाइनल आंसर आपका माइनस में आएगा। तो ये तो पहले ही कट गया और ये पहले ही कट गया। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 होता है 32, यानी माइनस में 32 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो यही सही है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लो। -2/3 की पावर 5, तो यहाँ पर माइनस है और जो पावर है वो विषम है, तो माइनस लगेगा बाहर। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, और 3 की पावर 5 कितना होता है, 243। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 60 रुपये है, तो मूलधन बताओ। देखो यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा है कि साधारण है कि चक्रवृद्धि है। जब कहीं ये ना लिखा हो तो उसको हम लोग साधारण की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साधारण का सूत्र लगा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर ब्याज दे रखा है 60, तो SI की जगह 60 रख देते हैं। P यानी मूलधन पूछ रहा है तो P को ऐसे ही रखो। R यानी रेट दे रखा है 6 और समय दे रखा है 2/100। अब इसको आप सॉल्व कर लो। जो नंबर इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, इधर ये डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो P बराबर 60 गुणे 100 बटे 6 गुणे 2। तो अब आप इसको काट लो। 6 से इसको काटा तो 10 आया, 2 को इससे काटा तो 5 आया। 5 गुणे 100 बराबर आ जाएगा आपका 500 रुपये। तो ये आपका मूलधन कितना निकल के आ गया, 500 रुपये। ऑप्शन डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े व्यापारी, कंपनी, निगम
ये कौन सा खाता खोलती हैं, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता या फिर आवर्ती जमा खाता। मैंने बताया था कि जो बड़े व्यापारी होते हैं, कंपनियां होती हैं, निगम संस्थाएं, ये सब कौन सा खाता खोलती हैं, चालू खाता। चालू खाता में कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने बार भी एक दिन में पैसे डालिए और कितने बार आप पैसे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर चालू खाता का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। चालू खाता का एक नुकसान भी है, नुकसान ये है कि उसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। समझ गए बात को। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन से खाते में ब्याज नहीं मिलता है, तो वो है आपका चालू खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, log 264 का मान क्या होगा। यानी ये पूछ रहे हैं log 264 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ये देखो, इन दोनों को केवल देखो, ये नीचे कितना है, 2 है, तो 2 की कितनी पावर कर दें कि 64 आ जाए। हम ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं log 2 64 को, ये log के फॉर्म में है, इसको घातांकीय फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की कितनी पावर कर दे 64 आ जाए। तो आप देखो 2 गुणे 2 तो ये 4 आया, फिर किया तो 8 आया, फिर किया तो 16 आया, फिर किया तो 32 आया और फिर किया तो 64 आ गया। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 कर देंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बात तो समझ में आ गई ना। आप अगर इस तरह मान पूछते तो केवल इसको पकड़ो और ये देखो 2 का कितना पावर कर दें कि ये वाला नंबर आ जाए, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 6 करते तब 64 आता है, तो इस पूरे का मान कितना आ गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शेयर का अंकित मूल्य और बाजार मूल्य क्या होता है। ध्यान से समझना। जब कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है, जब कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो उस समय जो मूल्य होता है वो होता है अंकित मूल्य। उसके बाद जब वही शेयर बाजार में बिकने लगते हैं तो जिस मूल्य पर शेयर बाजार में बिक रहे होते हैं उन्हें कहते हैं बाजार मूल्य। चाहे तो कॉपी में नोट कर लीजिए आप कहीं भी। जब कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो उस समय के मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं, और जब शेयर बाजार में बिकने लगता है तो बाजार में बिकने वाले मूल्य को शेयर का बाजार मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतुल्य समुच्चय क्या होते हैं। ऐसे समुच्चय जिनकी सदस्य संख्या समान हो परंतु सदस्य अलग अलग हों समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखते हैं कि A बराबर है 1 2 3, B बराबर है ABC। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों में सदस्य संख्या कितनी है, 3 3 है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये समतुल्य समुच्चय हो जाएंगे। जब ऐसे दो समुच्चय जिनकी सदस्य संख्या समान होती है लेकिन सदस्य अलग अलग होते हैं तो वो समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये ए में ये सब दे रखा है और बी में ये दे रखा है। अब आपको ये बताना है क्या ए और बी समतुल्य समुच्चय हैं या नहीं। यानी आपको ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है, समतुल्य समुच्चय है या नहीं। बस इतना यस और नो नीचे कमेंट में बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड का गुणनखंड करो। तो देखो यहाँ पर 4 दे रखे हैं। अब 4 में 2 2 का आप जोड़ा बना लो। जोड़ा ऐसा बनाओ जिसमें 2 सेम हो। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स वाई है, तो इसका जोड़ा बना लो। तो यहाँ पर हम लोग जोड़े से लिख ले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड और एक्स जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर पहले लिखा, फिर एक्स वाई लिखा, फिर उसके बाद वाई जेड लिखा, फिर उसके बाद एक्स जेड लिखा। तो इन दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स को कॉमन ले लो दोनों से। इससे जब एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स, इससे जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, z कॉमन मिल जाएगा। इससे जब हम z कॉमन लेंगे तो बचेगा y, इससे जब z कॉमन लेंगे बचेगा x। तो यहाँ पर देखो जो कॉमन मिला है उन दोनों में एक्स वाई है, x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई। तो इनको एक ब्रैकेट में अलग लिख लो, या कह सकते हैं इन दोनों में से ये x प्लस वाई कॉमन ले लो, और फिर जब इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई तो यहाँ पर बचेगा x, और इससे जब हम x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा z। तो ये आपका आंसर आ गया, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस z। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या 4x माइनस 3
4x² माइनस 13x माइनस 12 का एक गुणनखंड है। इसमें पूछ रहा है क्या ये इसका गुणनखंड है, हाँ या ना में जवाब देना है। लेकिन हाँ या ना में जवाब देने से पहले आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए इसका गुणनखंड करके देखते हैं। 4x² माइनस 13x माइनस 12, यहाँ पर 12 है और x² के साथ 4 लगा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 चौको 48, कितना आया 48। यानी माइनस 13x को हमें दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसका गुणनफल 48 आए और जोड़ने या घटाने पर 13 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं 16 और 3, 16 तियाँ 48 और 16 में 3 माइनस करेंगे तो 13x आएगा। तो इसको हम लोग 16 और 3 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। माइनस 16x प्लस 3x माइनस 12। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा, हो सकता है कि हम ये भी कर सकें यहाँ पे प्लस लगा दें, यहाँ पे माइनस लगा दें। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनल जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो फाइनल आंसर माइनस में तब आएगा जब बड़ा माइनस में होगा, तो ये बड़ा होगा और इसी का चिन्ह लगता है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जब दो चीज़ें माइनस हो रही हों तो वहाँ पर जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगता है। अब इसको आप देख लो, इन दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है। यहाँ से 4x कॉमन मिल सकता है दोनों में से, तो 4x, यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा 4 प्लस, अब x माइनस 4 कॉमन मिल चुका है तो x माइनस 4 इसको ऐसे ही रख दो। अब यहाँ पर देखो प्लस का 3x है, यहाँ पर x है, यानी इससे अगर x कॉमन ले ले तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 3, तो यहाँ पर हमने प्लस का 3 लिख दिया। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 3, ये रहा 4x और ये रहा प्लस 3, और एक ब्रैकेट में x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 इसका गुणनखंड नहीं है, लेकिन अगर 4x प्लस 3 होता तो ये गुणनखंड होता। तो इसका आंसर होगा नहीं, 4x माइनस 3 4x² माइनस 13x माइनस 12 का गुणनखंड नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर माध्य का सूत्र, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याएं, तो सम कौन की संख्या, 2 4 6 8 10, ये प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याएं हो गई, बटे कितने नंबर से ये गिनो, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। अब 2 4 6 6 12 8 20 10 30, 30 बटे 5, तो आपका जो समांतर माध्य निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें आयतन ज्ञात करना है, एक दीवार है। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि लंबाई मीटर में दे रखी है, ऊंचाई मीटर में दे रखी है, लेकिन जो मोटाई है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ज़्यादा इसमें क्या है, मीटर ज़्यादा है, तो ऐसा करते हैं जो सेंटीमीटर है इसी को हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 20 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 100। ठीक है, ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सीधा आपको 100 से डिवाइड कर देना है। अब इसका आयतन का सूत्र लगा दो, आयतन बराबर L गुणे B गुणे H, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 8 दे रखी है, ऊंचाई 3 दशमलव, ऊंचाई नहीं अभी तो चौड़ाई बोल रहा है, चौड़ाई कितनी, यानी मोटाई कह सकते हैं एक तरीके से, 20 बटे 100, और ऊंचाई दे रखी 3.5। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 20 पंचे 100, और 5 से जब 3.5 को काटेंगे तो 5 सत्ते 35, यानी 0.7। ठीक, 0.7। अब 8 बचा गुणे 0.7, 8 सत्ते 56, और ये दशमलव लगा दो, 5.6 घन मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 5.6 घन मीटर आयतन निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 12वां क्वेश्चन। एक गत्ते का डिब्बा 75 सेंटीमीटर लंबा है, 30 सेंटीमीटर चौड़ा है, 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें
15 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। ये कोई बड़ा एक डिब्बा है, ठीक। अब इसमें ये बोलना है कि छोटे छोटे डिब्बे रखने हैं आपको, ठीक है। अब ये पूछना है कितने डिब्बे इसमें रखे जा सकते हैं। ये बड़े वाले का भी दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और छोटे वाले की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस तरह, कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बड़े डिब्बे का आयतन आप निकाल लो, उसमें डिवाइड कर दो एक छोटे डिब्बे का आयतन, डिवाइड कर दो तो आपको टोटल संख्या मिल जाएगी कि उस बड़े डिब्बे में कितने छोटे डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे आयतन बटे आयतन, एक तरीके से लिख सकते हैं। देखो, डिब्बों की संख्या, यहाँ पर आप लिखेंगे गत्ते के डिब्बे का आयतन, ठीक, गत्ते के डिब्बे का आयतन बटे घनाभाकार डिब्बे का आयतन, ठीक। ये आपको पूरा लिखना है, घनाभाकार डिब्बे का आयतन। तो गत्ते का आयतन कितना है, 75 सेंटीमीटर लंबा है, 30 सेंटीमीटर चौड़ा है और 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके बाद जो घनाभाकार छोटा डिब्बा है उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 3 सेंटीमीटर ऊंचा है। आयतन का सूत्र यही होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसी से डिवाइड किया गया है। अब देखो ध्यान से, 15 से 15 काट दो, 10 तियाँ 30 और ये कट गया। तो आपके डिब्बों की संख्या कितनी आ गई, 75 निकल के आ गई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 है, B बराबर 4 5 6 7 है, तो A यूनियन B तथा A इंटरसेक्शन B का मान वेन आरेख द्वारा ज्ञात करो। देखो, काफ़ी टाइम से वेन आरेख नहीं पूछा गया है, तो इस बार उम्मीद है कि वेन आरेख भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। तो वेन आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग A यूनियन B को सॉल्व करते हैं। तो दो समुच्चय हैं A और B, तो इनके दो सर्किल बनेंगे। सर्किल बनाने से पहले ये देख लो क्या इन दोनों में कोई नंबर रिपीट हो रहा है या कह सकते कॉमन हो रहा है। तो इसमें 4 5 और इसमें भी 4 5, 4 5 कॉमन हो रहा है। तो हमें दो सर्किल ऐसे बनाने पड़ेंगे जो एक दूसरे को थोड़ी जगह पर ओवरलैप कर रहे हों। जैसे एक ये सर्किल बनाया और दूसरा सर्किल ये बनाया, थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं ताकि उसमें हम लोग नंबर लिख सकें, ठीक। तो ये ए सर्किल हो गया और ये बी सर्किल हो गया, यानी समुच्चय के हिसाब से। तो ए सर्किल में 1 2 3 4 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे लिखेंगे, जो दोनों का भाग कवर कर रहा है एक साथ। यानी दोनों सर्किल में जो कॉमन एरिया है उसमें 4 और 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 और 5 आपका ए में भी है और बी में भी है। तो बी में कितना है, 4 5 6 7, 4 5 तो पहले ही से लिखा इस सर्किल के अंदर, 6 और 7 यहाँ लिख दिया। तो अब आप इसको कलर कर लो, ठीक है, कलर कर लो। देखो, एक सर्कल को सीधी लाइन से कलर करो, ठीक, एक सर्किल को वर्टिकल लाइन से, ठीक। ये जो कॉमन एरिया है ये आपको दिख रहा है, इसमें दो तरह की लाइन हो गई, ऐसे वाली भी और ऐसे वाली भी। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो बना है आपका ये वेन डायग्राम, ये ए यूनियन बी का बना हुआ है, ठीक है। ए यूनियन बी में जो कलर किया गया है वो पूरा एरिया कलर किया गया है, क्योंकि जो कलर एरिया है बस वही आपका यूनियन बी या इंटरसेक्शन बी वो प्रदर्शित करेगा। अब हम बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम दो सर्किल बनाते हैं। सर्किल वैसे ही बनेंगे, एक दूसरे को थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए, ठीक है। ये ए वाला है और ये बी वाला है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 7। बी के अंदर 4 5 6 7 है, ए के अंदर 1 2 3 4 5 ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ए
इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में कॉमन एरिया होता है सिर्फ वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो जो बीच वाला एरिया कॉमन एरिया, इसको आप कलर कर दो, ठीक है। अब ये आपका वेन डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया। इसमें आपको ए यूनियन बी का 1 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी का 1 नंबर, दोनों में 1-1 नंबर, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3x³ + 4x² + 5x + 18 इसको डिवाइड करना है x + 2 से। तो चलो डिवाइड करते हैं, x + 2 डिवाइड करते हैं 3x³ + 4x² + 5x + 18, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या मतलब, डिवाइड करो। यहाँ पर सबसे पहले सबको छोड़ दो, केवल पहला पकड़ो x। यहाँ पर भी सबको छोड़ के पहला पकड़ो 3x³। तो x में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 3x³ आ जाए, x में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 3x³ आ जाए। तो यहाँ पर केवल एक x है, ठीक है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करें 3 से और x² से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x³ आ जाएगा। तो हमें यही करना है, यहाँ पर 3x² से मल्टीप्लाई करना है। 3x² ऊपर लिखा, ठीक है। अब 3x² से इसमें मल्टीप्लाई करो 3x³, 3x² से इसमें मल्टीप्लाई करो 3 × 2 = 6, 6x² आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ चिन्ह बदल लो, यहाँ चिन्ह बदल लो। 3x³ प्लस का 3x³ माइनस का कट गया, 4x³ प्लस का 6x², 4x² प्लस का है, 6x² माइनस का है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2x² और चिन्ह लगेगा बड़े का, ठीक। अब ये 5x उतार लो। अब यहाँ पर देखो ये x है, ये -2x² है। तो x में कितना मल्टीप्लाई कर दें, -2x² आ जाए। तो इसमें मल्टीप्लाई करो -2x से। जब -2x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x²। इसी -2x का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, चिन्ह बदल लो, -2x² + 2x² कट जाएगा, 5x 4x दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 9x हो जाएगा। अगला उतार लो 18। x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें 9x आ जाए, तो x में 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9x आ जाएगा। 9 का गुणा किया x में तो 9x आया, 9 का गुणा किया गया 2 में तो 18 आया। ये दोनों का चिन्ह बदलो, ये दोनों कट जाएंगे, आपका कुछ आंसर नहीं बचेगा, नीचे से शेषफल कुछ नहीं बचेगा। भागफल आपका ये आ गया 3x² - 2x + 9, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप यही आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं, आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपये का 2 वर्ष में मिश्रधन 441 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं P यानी मूलधन 400 दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष, और जो मिश्रधन यानी A ये आपको 441 दे रखा है। पूछ क्या रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, R पूछ रहा है। तो R निकाल लो, इसका सूत्र आपको मालूम है, A = P1 + R/100⁴ n मतलब ये आपका टाइम, ठीक है। तो ये सूत्र तो आपको आता है। सारी वैल्यूज रख दो, P की जगह 400 रख दो, T की जगह यानी n की जगह 2 रख दो, A की जगह यहाँ पर 441 रख दो, R की वैल्यू निकल आएगी। चलो इसको करके देखते हैं। तो A आपका कितना दे रखा है, A आपका दे रखा है 441, ठीक। P आपका कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, गुणे 1 + R पता नहीं तो R को ऐसे ही रख दो, और जो पावर में n यानी टाइम लगा है वो कितना है, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, ये 400 इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, 441/400 ये आपका डिवाइड में आ गया इस तरफ। अब यहाँ पर 1 + R/100⁴ ये लिखा, ठीक। अब ये ध्यान से देखो, 441 और 400 ये दोनों किसी के स्क्वायर हैं। 441 21 का स्क्वायर है और 400 20 का स्क्वायर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/20⁴, 1 + R/100⁴, ठीक। अब ये दोनों
कट जाएंगे, यानी पावर पावर हट जाएगी। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। आप अगले स्टेप में लिखेंगे 21/20 बराबर 1 + r/100। तो ये जो 1 प्लस में है बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 21/20 - 1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20 एकम 20 ऊपर चला जाएगा, यानी 21 - 20 बटे, इसको देखो 20 एकम 20 यानी 21 - 20/20 आ जाएगा। जब 21 में 20 घटेगा तो आएगा 1/20। ठीक है, तो हम कुल मिलाकर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। तो हम सीधा इसको यही लिखे दे रहे हैं 1/20 1/20 प्लस आर, ये 1 उस तरफ जा चुका है तभी ये घट गई हो, r/100। ठीक, ये 100 डिवाइड में उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 100/25% इसका आंसर आ गया। तो r कितना आया, 5%। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। साफ साफ देखिए नीचे छोटा सा लिखा हुआ है 2a⁻² डिवाइड बाय a⁻³ 2। 2a⁻² डिवाइड बाय a⁻³ ठीक है, ये ध्यान से समझना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये आपका पावर में लिखा हुआ है, a की पावर है और ये भी a की पावर है। एक तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a⁻² डिवाइड बाय a⁻³ ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। 2a⁻² डिवाइड बाय a⁻³ अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये सेम वैल्यू है और ये भी सेम वैल्यू है और बीच में लगा है आपका डिवाइड का साइन। जब डिवाइड का साइन लगा होता है तो ये दोनों जो वैल्यू होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो आप चाहे तो इसको सीधा सीधा घटा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इसको -3 है, तो अगर इसको प्लस में करना चाहो तो प्लस में कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा सीधा इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो 2 को अलग कर लो, 2 गुणे a⁻² है और a⁻³ है, तो a-2, अब ये डिवाइड है तो माइनस लगना चाहिए बीच में, लेकिन यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 -4 +3/2। ठीक है, ये सब पावर में है, ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा देते तो क्लियर रहेगा। ठीक है, तो -4 और +3 यानी माइनस का 1 बचेगा, -1/2, -1/2। तो आपको मालूम है अगर माइनस में पावर है तो इसको चेंज कर दो, यानी उल्टा कर दो, a है तो 1/a कर दो, तो ये पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। 2 × 1/a⁻² अब आपको मालूम है कि जब भी 1/2 पावर में होती है इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है। तो ये 1/2 है तो इसको स्क्वायर रूट में कर दो, 2 अपना ऐसे ही लिखा रहने दो, a नीचे है तो इसी को स्क्वायर रूट कर दो। वैसे करेंगे तो पूरे को 1 को भी स्क्वायर रूट में करेंगे, a को भी करेंगे, लेकिन 1 को कुछ भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे स्क्वायर रूट कर दो, चाहे क्यूब रूट कर दो, चाहे स्क्वायर कर दो, चाहे घन कर दो, वर्ग कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक को। तो केवल a को फ़र्क पड़ेगा, तो a को हमने स्क्वायर रूट कर दिया और यही आपका 2/√a इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्नांकित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है और प्रत्येक में x का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखो इसको, ये पहला सर्किल है तो इसमें ये सेंटर है यानी केंद्र है, और एक तरीके से कह सकते हैं ये इसका आधार है। ठीक, इसमें बना नहीं, हम बना रहे हैं। तो देखो जब एक ही आधार से या कह सकते हैं एक ही वृत्तखंड से सेंटर पर कोण बने
और उसी वृत्तखंड से परिधि पर, ये देखो ये जो कोण है ये परिधि पर बन रहा है, तो जो परिधि पर कोण बनता है वो सेंटर पर बने कोण का आधा होता है। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। क्लियर है? जो सेंटर पर कोण बना होता है वो सदैव इसका 2 गुना होता है, या उल्टा इसका कह दें कि ये जो कोण होता है वो इसका आधा होता है। तो अगर ये 30 है तो ये 60 है। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि आधा और 2 गुना में कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपको देखने में ही छोटा लगेगा और ये देखने में थोड़ा इससे बड़ा होगा, तो ये जस्ट डबल होता है सेंटर वाला कोण। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। इसमें आपका 60 आ गया x की वैल्यू। आगे देखो अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है। अब ये देखो, इसको हम लोग आधार बना लेते हैं। ठीक, इसी आधार पर एक सेंटर पे कोण बन रहा है 50 का, और इसी आधार पर एक परिधि पे कोण बनना है। तो ये अगर 50 का है तो ये वाला कोण आपका 25 का होगा। क्लियर है? आपको देखने में ये लग रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, तो दुगुना और आधे में कंफ्यूज मत होइए। जो आपको छोटा लगे वो समझ लो आपका आधा है, और जो आपका बड़ा लगे वो 2 गुना है। सिंपल ट्रिक समझो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। आगे देखो तीसरा सर्किल देखो। तीसरे सर्किल में ये आपके सामने है कि ये लाइन है, ये देखो सेंटर से होते हुए इधर परिधि से इधर जा रही, यानी ये एक तरीके से व्यास कह सकते हैं। व्यास एक सीधी रेखा होती तो ये आपका 180 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, सीधी रेखा का कोण कितना होता है? 180 का होता है। तो अगर 180 में आधा कोण 124 का दे रखा है और दूसरा आधा कोण पूछ रहा है, यानी दूसरा पार्ट पूछ रहा है, तो ये दूसरा पार्ट 180 में 124 को घटा दो, ये आपका 56 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पर 20 की कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो सीधा आप 180 में 124 को घटा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर दूसरे तरीके से भी करना चाहोगे तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, दूसरे तरीके से बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये त्रिभुज, देखो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन 3 त्रिभुज को देखो, ये 124 है। ठीक है, अब ये और ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या, हाँ दोनों त्रिज्या पे बने कोण हैं, त्रिज्या के सामने वाले कोण हैं कह सकते हैं। ये त्रिज्या के सामने वाला ये कोण है और ये त्रिज्या के सामने वाला ये कोण है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये x मान लो, ये x मान लो, तो ये 124 है और ये दोनों x हैं, तो ये 2x हो जाएंगे। तो 2x प्लस 124 बराबर कितना होगा? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो 2x 180, 124 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 56 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। तो ये कितना हो गया? 28। ये कितना हो गया? 28। लेकिन इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है केवल इससे। ध्यान से देखो, ये अगर हम इसको हटा देते हैं, ये रहा 28 निकल के आया। अब आप इसको देखो, ये आधार है एक। ठीक, इसी आधार पर ये सेंटर पर कोण बना हुआ है x, और इसी आधार पर ये परिधि पे कोण बना हुआ है 28। तो जब ये सेंटर पर बना कोण इसका 2 गुना होता है, ये 28 है, तो ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है? अब लेकिन आप सिंपल तरीके से करो, ज़्यादा हार्ड तरीके से ना करो। ये आपकी सीधी लाइन है, सीधी लाइन में कोण कितने का होता है? 180 का होता है। एक पार्ट आपका 124 का दे रखा है, तो 180 में 124 घटा दो, सीधा 56 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 20 जो आपको दे रखा है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 18। ये एक आंकड़े दे रखे हैं पद और बारंबारता, इनका समांतर माध्य निकालो। तो इसका पहले आप कॉलम खींच लो। कैसे कॉलम खींचा जाता है? यहाँ पर देखो, पहला कॉलम है पद का, दूसरा कॉलम है बारंबारता का, और तीसरा कॉलम है इन दोनों के मल्टीप्लाई का, f और x यानी पद और बारंबारता का। तीसरा कॉलम है गुणनफल का। तो यहाँ पर 4 और 3 ये आपका 12 आ गया, 6 और 4 ये आपका 24 आ गया, 6 चौक 24। 8 और 2 का गुणा किया तो 16 आ गया। इसी तरह करके सभी का गुणा किया और यहाँ पर सभी को जोड़ दिया, जो कि आया 256, और बारंबारता का जोड़ 25। अब यहाँ पर इसका क्या सूत्र होता है समांतर माध्य निकालने का? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा fx कितना आया? 256, और ये आया 25। तो आप इसको कर लो।
25 एकम 25, 10 दशमलव 25 दूना 50, 25 चौको 10.24 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? पूरे 18 क्वेश्चन कर लिए। और आपसे हमने शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका आंसर भी दे दिया होगा। अगर आप ये तक आपने आंसर नहीं दिया तो उसको दोबारा देख लीजिए। ये आपके लिए शुरू में मैंने क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर आप नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।